सभी पीजीटी के साथियों को अनुसर का नमस्कार। पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत पास आने वाला है। इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ये कसम खा के बैठ जाइए। इसको निकालना ही है, ये सोच लीजिए। क्योंकि आपको बता दूं कि दिमाग वो मैग्नेट है। मैं बहुत स्पष्ट आज आपसे पहले 5 मिनट बात करूंगा, उसके बाद मैं चैप्टर शुरू करूंगा। दिमाग वो मैग्नेट है जो दुनिया की किसी भी पावर, मतलब दुनिया की किसी भी ताकत को अपने अंदर खींच सकती है, किसी भी चीज को अपने अंदर अट्रैक्ट कर सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप एक बार अप्लाई करके देखिए। मैंने तो साहब अप्लाई किया, मेरे ऊपर तो अप्लाई हो रहा है। मैंने जो चीज मन में ठान ली, जिसे मैंने जी भर के देख लिया, वो मेरा हो गया। ये पक्का है, ये तय है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज के बारे में दिमाग लगाते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, वो पिक्चर सामने लाते हैं, तो वो चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। ये 100% श्योर है, बशर्ते उसकी डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हैं। मैंने जो चीज़ें मन में सोची कि मेरा घर ऐसा ना हो चाहिए, मेरे पास कार होनी चाहिए, मेरे पास ये सामने वाला प्लाट यार मुझे दिख रहा है, ये मिल जाना चाहिए। पता नहीं मिला, 5 साल बाद मिला, लेकिन मिल गया। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि ये चीज़ मेरी हो जानी चाहिए, वो आज नहीं तो कल हो गई। मैंने सोचा था कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, ये मैं खरीद सकता हूँ, और मैंने उसके जब वहाँ से निकला करता था तो उसके बारे में सोचता था, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आया जो चीज़ मैंने वो ले ली। तो मैंने तो अप्लाई करके देखा है। बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन ये तय है कि मैंने जो सोचा वो पा लिया। मैंने जब भी शुरुआत में मेरी जॉब लगी 2008 में, 6 में, नवोदय में था, केबी में था, उसके बाद वो सब छोड़ी, उसके बाद अल्टीमेटली प्राइमरी में भी चला गया, वो भी छोड़ दिया। लेकिन मन में एक ही विचार चल रहा था, बनूंगा तो लेक्चर, नहीं तो नहीं बनूंगा, या तो डिग्री में जाऊंगा या इंटर में जाऊंगा। तो ऊपर वाले ने फिलहाल मुझे पहुंचा दिया एक इंटर कॉलेज में। अब मैं वहीं पर जॉब कर रहा हूँ। तो यानी कि मैं सिंपल ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने बहुत कुछ काम कर दिया, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, अगर आपके मन में विश्वास है तो जंग आप जीत लेंगे। ये तय है, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, एक दिन पक्का तय है कि आप ये जंग जीतेंगे। तो हम सिर्फ आपका समय नहीं खराब करेंगे, आपको सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अपना माइंड सेटअप, अपना एम, अपना गोल अपने आंखों के सामने रखिए। और जब गोल आंखों के सामने रहेगा तो फिर तैयारी भरपूर चलती रहेगी, उसमें कोई इफर बट नहीं होगी। उसी डायरेक्शन में आप तैयारी करते रहेंगे, जी भर के तैयारी करेंगे, और आपका सिलेक्शन भी होगा। क्योंकि आपके मन में वो मन एक चुंबक, ये दिमाग हमारा एक चुंबक, इतनी पावरफुल चुंबक है जो दुनिया की किसी भी चीज़ को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेती है। आपने भी बहुत से लोगों को भी अट्रैक्ट कर लिया होगा, ये भी तय है। तो इसी वजह से फिर अब आप सोच लीजिए, जब उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं तो यार जीआईसी जैसा एग्जाम कौन सी बड़ी चीज़ है, उसे तो आप चुटकियों में अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसलिए पावर बनाए रखिए। और अब हम लोग शुरुआत कर लेते हैं आज रिवीजन का। और रिवीजन क्लास में हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन की। यानी कि हम सॉलिड के भी कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आए हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन के भी लेकर के आए हैं। ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही, मैंने जो मुझे लगा कि वाकई मुझे बता देनी चाहिए, तो इनके रिवीजन करते चाहिए। यानी कि पहले मैं सॉलिड सॉल्यूशन ले लूँगा, उसके बाद आपका इलेक्ट्रोकेमिकल काइनेटिक्स ले लूँगा, फिर गैसियस स्टेट ले लूँगा। जो भी चैप्टर पहले फिजिकल के हैं वो मैं डिस्कशन कर लूँगा, उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम में केमिकल जो भी है डिस्कशन करने के बाद फिर हम लोग पहुँच जाएंगे, किस में पहुँच जाएंगे, ऑर्गेनिक में पहुँच जाएंगे, फिर लास्ट में इनऑर्गेनिक का। यानी कि हमने टोटल 12 दिन का जो प्लान किया हुआ है वो 12 दिन का प्लान आपके सामने रख रहा हूँ। तो पहले दिन आज हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं, क्वेश्चंस भी करेंगे, और जिन क्वेश्चंस को मुझे लगेगा कि आप कर लेंगे उन्हें छोड़ते चलेंगे। बाकी देखिए, थ्योरी व्योरी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की हो जाएगी उतनी ज़्यादा ही हम लोगों को उस चैप्टर से मतलब जुड़ी हुई चीज़ें सामने आती चली जाएंगी। तो सबसे पहला जो मैंने क्वेश्चन उठाया है वो सॉलिड, पहले मैं सॉलिड की ही पूरे क्वेश्चंस बात कर लूँगा, सॉलिड क्वेश्चन की बात करने के बाद में ही अब चलूँगा आगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉलिड से उठाया है। सॉलिड का क्वेश्चन क्या है कि why does zinc sulfide not crystallize in the NaCl type crystal? Why does, मैंने क्वेश्चन भी लिखता हुआ चल रहा हूँ, why does ZnS zinc sulfide not crystallize इन NaCl क्रिस्टल। अब बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ना, बोले यार ये क्या बात हुई, जिंक तो करता ही नहीं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार इसके बारे में आप लिखेंगे क्या, कि व्हाई डज जिंक सल्फाइड नॉट क्रिस्टलाइज इन ए NaCl क्रिस्टल। जिंक सल्फाइड NaCl क्रिस्टल के फॉर्म में क्रिस्टलाइज
क्यों नहीं होता है। तो मैंने जो आंसर निकाल के रखा हुआ है, मैं आपको आंसर इसका बता देता हूं। आप इसमें थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, थ्योरी आप लिख लीजिएगा। मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है कि जो रेडियस रेशियो है जिंक का और सल्फाइड का, यानी कि मैंने यहाँ पर Zn डाई पॉजिटिव और आर रेडियस सल्फाइड डाई नेगेटिव का जो रेडियस निकाल करके रखा हुआ 0.74 डिवाइडेड बाई 1.84 रखा हुआ है और इसकी वैल्यू निकाली है मैंने 0.402। ठीक है ना। तो यहां लिख दिया था रेडियस रेशियो जो है वो बहुत कम है जो NaCl का क्रिस्टल होना चाहिए, एनायन जो NaCl का कांटेक्ट के लिए जरूरत पड़ता है वो बहुत, ये रेशियो उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। इसीलिए जिंक सल्फाइड NaCl के क्रिस्टल को फॉलो, NaCl के फॉर्म में क्रिस्टलाइज नहीं हो सकता। ये बात आप इसमें थ्योरेटिकल बढ़ा लीजिएगा तो आपका ये पूरा वर्डिंग आपकी पूरी हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में है और ये क्वेश्चन जो मैं आज दे रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ढूंढ के आपके लिए लाया हूं। तो इसलिए आप इनको एक एक पेपर, इससे पहले मैंने जो अभी पेपर दिया है ना, IAS का पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप करिएगा। ये क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि इंपॉर्टेंट की सीरीज में आता है। KF हैज NaCl स्ट्रक्चर, KF का NaCl स्ट्रक्चर है, KF हैज NaCl स्ट्रक्चर, KF हैज NaCl structure. What is the distance between, what is the distance, what is the distance between K positive and F negative, K positive and F negative in KF, in KF? If its density is, if its density is 2.48 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब यहां पर भैया आपको करना, KF का NaCl स्ट्रक्चर है तो NaCl का तो FCC स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि मॉलिक्यूल जो नंबर ऑफ एटम्स होता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अगर हम निकालें तो यहाँ पर हम थोड़ा सा हिंट भी आपको आंसर का, NaCl टाइप है तो नहीं FCC हुआ और FCC के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होता है वो 4 होता है। सिंपल सी बात है कि ये जान लीजिए। इसका अगर हम लोग मतलब जो है आपने देखा होगा कि KF का अगर मॉलिकुलर मास निकालिए, इसका जो है वो निकल के आएगा K और F का जो होगा, K का होता है 39 होता है और फ्लोरीन का जो होता है वो 19 होता है। तो ये 8 हो गया, 9 दूनी 18 और ये 58 आ जाएगा। ठीक है ना। ये 58 आ गया तो इसका मतलब हम लोग हर मॉलिक्यूल का मास निकालने, एक मॉलिक्यूल जैसे ये तो पूरे का निकला है तो एक मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपके 1 मोल का है ना, ये 1 मोल का है तो 1 मोल का मास निकालने के लिए तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल कैसे निकालें, ये 1 मोल का है तो मतलब 58 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाता है। अब इसको जब आप निकालें तो भैया मैंने तो निकाल के रख लिया है, मैंने निकाल के रखा है 9.6, कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर ली क्योंकि यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत लगी। 9.63 इंटू 10⁻23 ग्राम मैंने निकाल लिया है एक का मास। ठीक है ना। अब इसमें क्या किया, देखिए चलते रहिएगा, साथ रहिएगा, आपको जरूर समझ में आती रहेंगी बातें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमने क्या किया, मास यूनिट सेल का निकालना, तो यूनिट सेल का मास का मतलब मैंने रखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और मास ऑफ द ईच मॉलिक्यूल, यानी कि नंबर कितने हैं उसमें यूनिट सेल में, आपको पता ही लग गया 4 है और मास कितना है 9.63 है। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ की मास ऑफ यूनिट सेल में लिखे दे रहा हूँ, मास ऑफ यूनिट सेल ईच यूनिट सेल मतलब समझिए तो 4 इंटू हो जाएगा 9.63 इंटू 10⁻, ये 3 मैंने तो कैलकुलेशन किया, आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। ये वैल्यू जो है मैंने जो कैलकुलेट करके रखी है वो 38.5 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम मैंने कैलकुलेशन किया। आप एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये मैंने अपने हिसाब से कर ली है फटाफट, है ना। अब ये हमने मास निकाल दिया। अब मान लेते हैं कि लेंथ किसी भी यूनिट सेल अगर हमने बनाई है, जैसे आपने यूनिट सेल ये बना रखी है,
इस यूनिट सेल में अगर आपने लेंथ नापना है तो लेंथ का मतलब आप तो यही जानते हैं ना, क्यूबिक यूनिट सेल है और क्यूबिक यूनिट सेल में यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आप लोग ए ले लेते हैं, सिंपल सा ए ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि आप अगर इसके स्ट्रक्चर देखें तो सिंपली आप हम लोग इसके स्ट्रक्चर पे भी चलेंगे तो अगर इस तरीके से हम बना लें, थोड़ा सा मैंने जो डायग्राम मतलब डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है वो ये की है, मैंने ये ले लिया। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, ये एटम मैं क्लोरीन के डाल देता हूँ, ये ग्रीन एटम आप क्लोरीन का मान लीजिएगा, इस तरीके से ग्रीन एटम मैंने क्लोरीन के डाल दिए। तो यहाँ पर ये ग्रीन है तो ये मैंने इक्वल टू Cl F नेगेटिव लिख दिया, फ्लोरीन मान लीजिए, क्लोरीन बोल दिया मैंने। ये 0 जो है बनाया वो फ्लोरीन नेगेटिव का है, ठीक है ना। और अगर मैं इसे रेड कलर दे देता हूँ, रेड कलर को मैंने K मान लिया है, K पॉजिटिव। तो अब इसका मतलब K पॉजिटिव एक यहाँ रहा होगा, एक यहाँ रहा होगा, एज पे होते हैं, एक यहाँ क्योंकि NaCl स्ट्रक्चर है ना, यहाँ रहा होगा। तो यहाँ पर K पॉजिटिव हो गया आपका, ये K पॉजिटिव हो गया आपका, ये K पॉजिटिव हो गया आपका, ये K पॉजिटिव हो गया, बड़ा ध्यान समझिएगा। और ये आपका हो गया फ्लोरीन वाला F नेगेटिव हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर भी F नेगेटिव हो गया, यहाँ पर भी F नेगेटिव हो गया, यहाँ पर भी। तो डिस्टेंस तो ये हुई ना, तो हम पूरी डिस्टेंस निकालेंगे तभी तो हमारा काम चलेगा। तो सिंपल सा हम ये कहना चाहते हैं, डेंसिटी का फार्मूला आपको पता है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। ये तो आपको पता लग गया, ठीक है ना। अब चाहे तो आप एक तरीके से ये वाली चीज़ ना निकालिए, इतना हिस्सा मार दीजिए शॉर्टकट, कोई दिक्कत नहीं, मतलब डायरेक्ट ए निकाल सकते हो। जो मैं चल रहा हूँ, मैं आपको दोनों चीज़ें अब बताता चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, देखिए रो डेंसिटी जो दे रखी थी 2.48 शायद दे रखी थी, जेड की वैल्यू हमें पता थी 4, मास हमें पता था 58, और ए क्यूब की वैल्यू जो है हमें निकालनी थी, और 58 नीचे आ गया, एन एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, पता है, और इतनी कैलकुलेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है ना। तो इसका मतलब अब हम लोगों को क्या निकालना है, यानी अगर हम लिखें 2.48, ये कैलकुलेशन हमने इसलिए कर ली क्योंकि हमारे लिए इजी, 1/a³ हो गया, और ये कैलकुलेशन हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं। और पीछे कितनी कर चुके हैं, 3 पॉइंट कितना था जरा देख लेते हैं, ये थी 38.5 इंटू 10⁻, ये थी 38.5 इंटू 10⁻⁻23, इसीलिए मैंने ये काम कर दिया। अब आपने क्या करना, ए क्यूब निकाल देना, तो ए क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 38.5 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा 2.48। तो आप चाहे डायरेक्ट यहीं से चल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, पीछे वाली बातें न लिखिएगा, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग वैसे ही बता दी, ऐसे भी कर सकते हैं आप सब। यहाँ पर ये वैल्यू रख दी, देखो वही चीज़ आ गई, कोई नहीं। अब हमने इसका ए निकाल देना, मैंने तो भाई ए क्यूब अभी निकाला नहीं, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट मोबाइल से निकाल दिया, ए की वैल्यू निकाली है। जो ए की वैल्यू मेरी आ रही है वो आ रही है 5.374 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ये मेरी वैल्यू आ रही है, जिसे हम लोग अगर पिकोमीटर में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 537.4 पिकोमीटर लिख सकते हैं। तो ये मैंने ए निकाल दिया। जब ए निकल आया तो अब आपको पता होना चाहिए कि भैया ए है क्या, ए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना पूरी, यही तो ए है। तो ए का मतलब फिर हो गया कि ये रेडियस आधा, ये तो आधा ये लिया जाएगा रेडियस, यानी कि आर, ये आर हो गया एफ नेगेटिव का, ये भी हो गया आधा आर एफ नेगेटिव का, और इसमें क्या होगा 2r के पॉजिटिव का हो जाएगा। ये वैल्यू रखिए, ये ए के बराबर आ जाएगी। सिंपली आप आंसर निकाल दीजिए, निकल आएगा, इनके बीच की दूरी आपको निकल है। जब ए पता लग चुकी है तो यानी या तो आप आधी इतना हिस्सा देख लीजिए, तो ये इतना हिस्सा आपको निकाल के देना है। तो मैंने जो लिख रखा है वो सिंपली ये लिख रखा है कि अगर भाई हम लोग ये करें, ये हो गया आपका 2rf नेगेटिव, देखो 2 हो गए ना, एक ये और 2 आपका आर के पॉजिटिव इज इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं 2 आर एफ नेगेटिव हो गया, और के एफ के सॉरी आर, एक मिनट हो जाइए,
आर के पॉजिटिव हो गया। अब इसको हम इक्वल टू किसके, ए के बराबर होंगे, तो आर एफ नेगेटिव प्लस आर के पॉजिटिव इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए डिवाइडेड बाई 2, और ए आप निकाल चुके हैं 537.4 डिवाइडेड बाई 2 निकाल दीजिएगा। ये कैलकुलेशन मैंने पूरी नहीं की, इसे आप पूरी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ पर शायद हो सकता है मेरी शक्ल दिखाई दे रही हो आपको, तो ये कैलकुलेशन आपके सामने ना आ पाई हो, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसी के आगे ए की वैल्यू 50 कितनी निकाली, 537.4 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिएगा। जो आंसर आया आप निकाल के यहाँ रख दीजिएगा, ये आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, टिपिकल नहीं है, लेकिन मैंने आपको पूरा तरीका सुझाया है। अब हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिया हुआ, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास सामने क्या रखा हुआ वो भी देख लीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आने की संभावना भी है। अब मेटल क्रिस्टलाइजेज इनटू द क्यूबिक प्लेन्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे सामने। ये क्वेश्चन क्या है वो आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर भी मैं दिमाग स्लिप कर गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग चल रहे हैं। अब मेटल क्रिस्टलाइजेज इनटू 2 क्यूबिक प्लेन्स, क्वेश्चन आप नोट करिएगा, ये क्वेश्चन आपको करना है। अ मेटल क्रिस्टलाइजेज into 2 cubic planes, into 2 cubic planes, 2 cubic planes, face centered and body centered, यानी FCC and BCC, ठीक है ना। whose unit cell lengths are, whose unit cell lengths are, लेंथ कितनी है इसकी बता दे रहे हैं आपको, 3.5 एंड 3 एंगस्ट्रॉम, 3.5 एंड 3 एंगस्ट्रॉम है, सही है। उसके बाद दिया है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ FCC, कैलकुलेट द, अच्छा क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ FCC एंड BCC, एक क्वेश्चन तो ये है, और इसको आप कर लेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है कि डेंसिटी निकाल लीजिएगा दोनों की, दोनों के डेंसिटी निकालने के बाद दोनों को कंपेयर कर दीजिएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ब्रेग्स इक्वेशन, व्हाट इज ब्रेग्स इक्वेशन। जो क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं अपने चैनल पर वो दोबारा नहीं करो। व्हाट इज ब्रेग्स इक्वेशन, derive its relation and lambda is equal to 2d sin theta with रे डायग्राम। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और इसके आने की संभावना भी बहुत है, समझ रहे मेरी बात, इसके आने की संभावना भी बहुत है, तो इस क्वेश्चन को भी आप छोड़ेंगे नहीं, करेंगे जरूर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा इसलिए मैंने इसको रखा। इसके बाद जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया वो भी समझ लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है, और ये आ भी सकता है क्वेश्चन, यहाँ पर बचेगा नहीं, उम्मीद यही करता हूँ कि ये आना चाहिए, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन, द प्लेन्स इन ए क्रिस्टल सॉलिड, क्वेश्चन में लिखे दे रहा हूँ, द प्लेन्स in a crystal, the planes in a crystal solid intersect the crystal axis, intersects the crystal axis, the crystal axis as नंबर 1, सबसे पहला है 2a, 3b, c। दूसरा पार्ट है a,
फिर कॉमा माइनस का 2b, फिर है 3c। ये है कैलकुलेट द वेज एंड मिलर इंडिसेस फॉर दीज प्लेन्स। कैलकुलेट द वेज एंड मिलर इंडिसेस for these planes, ये पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया हुआ है। आप क्या करें, इंटरसेप्ट मान लीजिए 2a, मैं आपको हिंट दे, ये आप पीजीटी 2021 जो हुआ था, 2021 और 22 के जीआईसी के मेन में भी इसकी तैयारी में मैंने इस पे पर्टिकुलर मिलर इंडिसेस पे वीडियो बनाई हुई है, उस पर देखिएगा, मैंने सॉल्व कराया है ना। तो यही क्वेश्चन ही सॉल्व कराया है, अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर इसके इंटरसेप्ट्स लिखेंगे तो 2a 3, पहले वाला कर रहा हूँ, 2a 3b और c लिख पाएंगे। इसके जो बेस इंडेसेस होंगे वो कितना होगा, 2, 3 और 1, यही हो जाएगा। रेसिप्रोकल्स निकाल लीजिए, 1/2, 1/3, 1/1 मतलब 1 हो जाएगा। अब इसमें करना एलसीएम निकाल लीजिएगा और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 326 इसमें आ जाएगा, 326 आ जाएगा, ये पक्का मिलर इंडेसेस की आ जाएंगे। ऐसे इनका निकाल लीजिएगा, इसका क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इसका माइनस का 1/2 लिखेंगे, इसका आप लिखेंगे 1/3 लिख लेंगे, इसका भी वही निकाल दीजिएगा और निकालने के बाद टोटल आप कर लीजिए, मतलब इसका भी जो वो आएगा एलसीएम आएगा वो भी 6 आएगा, उसके बाद इसका आएगा मैंने निकाल के रखा हुआ 632 निकाला हुआ है। तो आप निकाल के रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन ना हो पाए तो मैं बता दूंगा, अन्यथा पहले से आप कर ही लेंगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में और मैंने भी अपने चैनल पर इसको करवाया हुआ है। आप इस पर्टिकुलर मिलर इंडिसेस के नाम से देख सकते हैं, मैंने पूरी वीडियो दे रखी है। आप इस क्वेश्चन को करिएगा क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया और इसके आने की संभावना भी मुझे लग रही है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन। व्हाट इज, एक क्वेश्चन और भी है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ pressure on NaCl crystal, on NaCl crystal, NaCl क्रिस्टल पर प्रेशर का इफेक्ट क्या, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनाब, इस क्वेश्चन पर मैं स्टार लगाऊंगा, मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन पर भी मैं स्टार लगाऊंगा, ये भी मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगाऊंगा। ये 3 क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आए, इसलिए मैंने तीनों क्वेश्चन आपको ये दिए है ना। इसके बाद आपको शॉर्ट नोट आने की जो संभावनाएं लग रही हैं वो क्या लग रही हैं वो भी आप ध्यान दे लीजिए। वो लग रही हैं शॉर्ट नोट किस पे आ सकता है वो आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने नेक्स्ट आ जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो शॉर्ट नोट है वो किस पे आ सकता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। शॉर्ट नोट आप तैयार कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। नंबर 1 एक तो आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो चाहे कोई सी हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे आप ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे करना है। दूसरा शॉर्ट नोट आपको इलेक्ट्रिसिटी पे करना है, पीजियो इलेक्ट्रिक जैसे है ना, आपको मैं लिख ही दे रहा हूँ, पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस पे करना है, सब्सटेंसेस पे करना है। और तीसरा आपको सुपर कंडक्टर पे भी करना है, सुपर कंडक्टर पे भी करना है, ठीक है ना। देखिए इस पिछली बार मैं बहुत लोगों से कहता रहा कि एकदम लोग अड़े रहे पीजीटी के पेपर में कि नहीं सर ये आप जो है सिलेबस से बाहर चले जाते हैं। अरे पूरा पेपर ही सिलेबस से बाहर आ गया था पीजीटी का, देखा ही होगा आप, जो सोचा नहीं था वो आ गया। तो जिद पे ना अड़िएगा कि नहीं साहब ये मतलब थोड़ा उससे अगर जुड़ी हुई कोई चीज़ें हैं, अगर प्रॉपर्टीज़ की बात आ रही तो प्रॉपर्टीज़ का मतलब एकदम सिलेबस जो होता है एक रास्ता दिखाता है, सिलेबस केमिस्ट्री नहीं हो जाएगा पूरा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ बहुत आउट हमें नहीं चलना है, लेकिन एक उसका अगर कोई दायरा कोई चीज़ है तो उस पर हमें साथ रहना, इस पर भी आ सकता है। और 2 चीज़ें मेरे दिमाग में अलग से आ रही हैं, हालांकि मैंने अभी नहीं लिखी हैं इसमें, मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ, वो आप उसको भी बढ़ा लीजिए। एक तो क्या कहते हैं जो टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये चीज़ इसमें थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा, आ सकती है। मैंने अभी अपने कॉपी पे नोट नहीं की, लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा कि एक तो एक्सेस
प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सब चीज़ों पर भी आप अपना कंफ्यूजन मिटा लीजिए। मिलर इंडिसेस पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है, तो मिलर इंडिसेस पे क्वेश्चन के साथ में मिलर इंडिसेस पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है। ये तय है, बिल्कुल पक्का है कि मिलर इंडिसेस पे शॉर्ट नोट आएगा। तो आपके लिए यहाँ पर केवल मिरर इंडिसेस और ये पीजियो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ये दो टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा और पढ़ जरूर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। मिलर इंडिसेस पे मेरी वीडियो पड़ी हुई है, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। मिलर इंडिसेस वाली जो वीडियो है उस वीडियो को भी आप ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे चल लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो क्या है वो भी जान लीजिएगा कि एज लेंथ ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर ऑफ टंगस्टन, edge length of BCC structure of tungsten W is 351, दूर दूर कर दें, कंफ्यूजन बन जाए आपको, is 351.6 picometer. Find out the radius of atom. Find out the radius of atom. किसी भी एटम का रेडियस आपको पता करना है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ करना नहीं है, जो बीसीसी है इसका फार्मूला लगा देना है, क्योंकि एज लेंथ तो हमें दे ही रखती है। बीसीसी का फार्मूला आपको पता है, √3/4a होता है। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, इसका आंसर मैं लिख देता हूं। आंसर इसका इंपॉर्टेंट है, फार्मूला लिखे दे रहा हूं, कैलकुलेशन मैंने नहीं की है। रेडियस इज इक्वल टू √3/4a हो जाता है, ठीक है। अब √3 हमने लिखना है, 4 भी लिखना है, मल्टीप्लाइड बाई, इसी ऐसे रख दीजिएगा 351.6 ऐसे रख देना आप, 351.6, और आपका जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर कैलकुलेट कर ले। मैंने कैलकुलेशन नहीं की भाई साहब, बहुत, क्योंकि इन कैलकुलेशंस में थोड़ा टाइम कंज्यूम हो रहा था, इसलिए मैंने इसकी कैलकुलेशन को छोड़ दिया। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पर चल लेते हैं। और 9 क्वेश्चन जो मैंने बनाया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, हालांकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें ज़्यादा। द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, द एज लेंथ of the unit cell of a metal having molecular weight 75 ग्राम पर मोल, ठीक है ना, इज 5 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद विच क्रिस्टलाइजेस इन ए क्यूबिक लैटिस, विच क्रिस्टलाइजेस in a cubic lattice, ठीक है। if the density is कितनी रखिए, बहुत सिंपल रखिए क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी रहे, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। then find the radius of metal atom। और साथ में क्या दिया है वो भी आपको बता दे रहे हैं। यहां पर एवोगैड्रो नंबर दिया है ना, यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर पता ही है दिया क्या है, तो आपको पता ही, वो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो ये सब चीजें मैंने यहाँ लिख दी। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आप सिंपली जो है एज लेंथ दे रखा है, एक ही वैल्यू दे रखी है ना, 75 एज लेंथ यानी 5 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। पिकोमीटर में कन्वर्ट कर ले, चाहे एंगस्ट्रॉम में आंसर निकाल दिए, पिकोमीटर में कर लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको यहाँ पर 5 मिल गया, ए मिल चुका है, और यहाँ पर एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल हैविंग द मॉलिकुलर मास भी मिल गया आपको, यानी कि आपको मॉलिकुलर मास भी मिल चुका है, एम भी मिल चुका है यहाँ पर,
मॉलिकुलर मास 75 मिल चुका है। स्मॉल ए की वैल्यू जो है वो 5 एंगस्ट्रॉम मिल चुकी है। विच क्रिस्टलाइजेशन क्यूबिक लैटिस FCC इफ द डेंसिटी इज, यानी कि रो भी आपको मिल चुका है 2। तो अब आप क्या करिएगा, इसकी मदद से आप लोग क्या निकाल पाएंगे, जेड आपको नहीं पता है, जेड पता है यहाँ पर, जेड नहीं पता है, जेड निकाल लीजिए। जब जेड निकल आएगा तो फिर आपको मदद मिल जाएगी कि हमें रेडियस कैसे, क्योंकि जब जेड होगा तभी हमें पता लगेगा कि हमें फार्मूला कौन सा लगाना है, कि BCC का लगाना है कि FCC का। तो सबसे पहला काम यहाँ पर हमें जेड निकालना होगा कि जेड अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें फिर फार्मूला पता लग जाएगा। जब फार्मूला पता लग जाएगा तो ए की वैल्यू ऑलरेडी हमारे लिए पता है, हम इजिली सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी आपको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे लिए हो जाता है 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग क्या करते हैं वो देखते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 डाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो सॉलिड चैप्टर है, सॉलिड चैप्टर का जो क्वेश्चन जाने की संभावनाएं है वो ऐसे मान के चलो शुरुआती क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन जो होंगे वो मेनली जाएंगे मतलब सिंपल लास्ट वाले क्वेश्चंस पे जाएंगे। लास्ट का मतलब लास्ट पार्ट का मतलब जैसे ब्रैग्स इक्वेशन पे जा सकता है, ज़्यादातर क्वेश्चन ब्रैग्स इक्वेशन पे जाएंगे। इस तरीके से कैलकुलेशंस पे चले जाएंगे क्वेश्चन। और आपके जो सिंपल जो लॉजिकल क्वेश्चन है वो भी आ सकते हैं, जैसे डायमंड ग्रेफाइट की अगर बात करें तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इनकी भी संभावनाएं हो सकती है कि वाई डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ, तो एक्सप्लेन वाले जो क्वेश्चन है इनको भी आप थोड़ा सा, ये मैंने अभी अपने पास नोट नहीं किया, लेकिन अभी जब पढ़ाते समय बात आती है तो फिर एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन, जैसे कि अगर हम लोग पहली बात करें तो डायमंड पे एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। जैसे डायमंड के बारे में आप बच्चों को भी बताते हैं, खुद भी पढ़ते हैं, डायमंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ, diamond is a bad conductor of electricity, conductor of electricity, बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये आप जान रहे होते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट जैसे ग्रेफाइट इज यूज्ड, ग्रेफाइट इज यूज्ड, ग्रेफाइट इज यूज्ड इन used as a dry lubricant, dry lubricant। तो ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन बता दिए। ये क्वेश्चन मैंने अभी तुरंत हाथ के हाथ आपको बता दिए क्योंकि मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपको बताना चाहिए। ये मेरे पास कुछ कलेक्शंस मैंने कॉपी में अपने कर रखे हैं इन क्वेश्चंस को। और ऐसा एक क्वेश्चन और भी है जो मैंने लिखा, लेकिन चलिए आपको बता ही देता हूँ, मुझे लगा था शायद ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। NaCl एंड CaCl हैव द सिमिलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन भी मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, चलिए आपको बता ही देता हूँ, कोई नहीं, है ना। ये NaCl एंड CaCl, NaCl एंड CaCl have similar formula but differ in structure। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको आप लगाइएगा जरूर। इसके बारे में अगर जानना है तो सिंपल सी बात है, आपको वो रेडियस रेशियो से चलिएगा। इसका भी रेडियस रेशियो निकाल लेना, इसका भी रेडियस रेशियो निकालना, दोनों का रेडियस रेशियो से निकाल देनी। जब निकालोगे तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता लग जाएगा। जब कोऑर्डिनेशन नंबर पता लग जाएगा तो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक आप एक्सप्लेन कर देंगे कि ये डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको हिंट दे दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 भी एक आपको और बढ़ा दे रहा हूँ। एडिशन ऑफ CdCl2, एडिशन ऑफ कैडमियम CdCl2 to the crystal of AgCl, produces a defect, प्रोड्यूस हो जाएगा डिफेक्ट, बट नो डिफेक्ट is produced on addition of, but no defect is produced on addition of NaCl in AgCl।
ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आपको ये सब क्वेश्चन जल्दी किताबों में ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे ऑलरेडी मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप इस पर लगे रहिए। तो ये मैंने 12 क्वेश्चन आपको किससे, कौन से चैप्टर से बताया, सॉलिड स्टेट से। इनको आप जरूर लगाइएगा, छोड़ना नहीं, एक भी क्वेश्चन आपको दिमाग में अपने नहीं रखना है। इसी तरीके से अब हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात से शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ। अब सॉल्यूशन का हेडिंग क्या डाल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर ही सीधा सीधा लेता हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन की ही हम लोग बात करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द, ये क्वेश्चन आने की संभावना भी है, व्हाट इज द expected value of I Van't Hoff factor, I Van't Hoff factor for K4 FeCN का होल 6। तो आप निकाल लेंगे, आयंस की वैल्यू निकलेंगे, जितने आयंस की वैल्यू होंगी उतनी ही यहाँ पर आई की वैल्यू आ जाएगी। यानी सिंपल आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आंसर जो है इसका क्या आएगा, K4 FeCN का होल 6। इसे आप तोड़ दीजिए, बन जाएगा 4K पॉजिटिव और FeCN का होल 6 4 नेगेटिव। ठीक है, एक तो ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, उन क्वेश्चंस की तरफ भी हम लोग चढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा हमारे पास पे है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये अक्सर हमने देखा है कॉम्पिटिशन्स में, पीजीटीज में आ जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने उसे उठा करके रखा है। विच विल हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन लगभग मिलेगा आपको। विच विल हैव हायर boiling point, either 0.1 NaCl or 0.1 मोलर BaCl2 सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन अक्सर मैंने देखा है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस है। इसके अगर आंसर को आप निकालना चाहें तो दोनों की कंसंट्रेशन तो बराबर ही है, लेकिन इसको तोड़ेंगे तो ये बना देगा आपका Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। जबकि अगर BaCl2 को आप तोड़ेंगे तो BaCl2 आपका बना देगा, क्या बना देगा, Ba डाई पॉजिटिव आयन एंड 2Cl नेगेटिव आयन। यहाँ पर I की जो वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी और यहाँ पर I की वैल्यू 3 आ जाएगी। अपने आप ऑटोमेटिक पता लग गया कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जिसकी I की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लगाइएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन, कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखने हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो एक तो ऑस्मोसिस, यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑस्मोसिस से रिलेटेड सभी टर्म आप पढ़ लीजिएगा, छोड़ना नहीं है। ऑस्मोसिस से जुड़े हुए जो भी टर्म हो, चाहे वो रिवर्स ऑस्मोसिस हो और चाहे वो आपका फिसिस वाला क्वेश्चंस, मतलब कोई चीज़ जो है डाली गई हाई कंसंट्रेशन में, इससे जुड़ी हुई चीज़ें हो, तो मतलब ऑस्मोसिस से जुड़ी हुई क्वेश्चन आप लगभग पढ़ लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की तरफ चल लेते हैं। ये मुझे याद आ, जो चीज़ मुझे एक्स्ट्रा लग रही है वो मैंने बीच में ऐड कर दी है। इसके बाद यहाँ पर वाई, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि वाई मोलैलिटी कॉमा मोल फ्रैक्शन डू नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ये क्वेश्चन तो कर लेंगे ना कि ये चेंज नहीं होता क्योंकि ये मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, और वाइल मोलैरिटी चेंजेस अगर बढ़ाना चाहें तो इसमें आप ये, और हम बढ़ा दे रहे हैं वाइल मोलैरिटी चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, विद चेंज इन टेम्परेचर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप करेंगे जरूर।
क्योंकि मोलैरिटी वॉल्यूम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है, जबकि मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती हैं, तो ये चेंज नहीं होती। तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 जो कह रहा है कि जो आपका राउल्ट्स लॉ है ना, राउल्ट्स लॉ का जो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ है वो क्या है, वो पूछ रहा है। तो एक्सप्लेन द राउल्ट्स लॉ, एक्सप्लेन द राउल्ट्स लॉ for binary solutions and how ideal and non-ideal solution can be explained on the basis of राउल्ट्स लॉ। ठीक है ना, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी मुझे अच्छा लगा, मैंने उठाया और इसको मैंने आपके लिए यहाँ पर रख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 17 को भी ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 18 पे आ जाते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप बिल्कुल इसको कहीं किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं है कि विच एक्वा सोल्यूशन हैज़ हायर कंसंट्रेशन। ये सब बीएससी की बुक से उठाएं। विच एक्वा सोल्यूशन हैज़ higher concentration, either 1 molar और 1 मोलर। और एक क्वेश्चन मुझे और भी अच्छा लगा, उसको केवल मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मैंने अभी लिखा नहीं, लेकिन आपको अगर डायग्राम वाला आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनका आपको डायग्राम, यानी जो ग्राफ जिसे बोलते हैं, डायग्राम नहीं, जैसे बोले हम ग्राफ, इसको आप जरूर पढ़ लिए। ग्राफ बन के आ सकता है, उसमें पूछ सकते हैं कि बताइए कहाँ पर आइडियल है, कहाँ पर नॉन आइडियल है। एक तो ये, और डेविएशन भी ध्यान रखिएगा, डेविएशन भी आपको ध्यान रखना है कि नॉन आइडियल बनेगा तो डेविएशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और डेविएशन कैसा होगा, एक डेविएशन आपका नेगेटिव होगा, इसको भी। और साथ में एजियोट्रॉप भी आपको पढ़ना है। एजियोट्रॉप्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल आ सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसके एग्जाम्पल्स आप कम से कम 10 ठू याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल्स आप कम से कम 10 ठू याद करेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम्पल्स जरूर याद करने हैं आपको, भूलना नहीं, किसी भी कीमत पे भूलना नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चल लेते हैं। बड़ा अच्छे लगे मुझे क्वेश्चंस, इसलिए मैंने बताया कि उसके बाद आपको बताना है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइमर। तो यहाँ पर गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड, टू फॉर्म डाइमर। अब चाहे आप बेंजोइक एसिड का दे दीजिएगा, चलो इसको मैं एग्जांपल में आपका आंसर में लगा देता हूँ। आंसर तो सबके लग सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैं हिंट लिख दे रहा हूँ। एक तो आप बेंजोइक एसिड का भी दे सकते हैं, एसिटिक एसिड का भी दे सकते हैं, एसिटिक एसिड का भी आप एग्जाम्पल दे सकते। 21 हमारा क्या कह रहा है वो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं, ये क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कि इनमें से उम्मीद करूंगा कि आपको मिले। एक्सप्लेन वाई 0.1 मोलल NaCl सॉल्यूशन, एक्सप्लेन वाई 0.1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ NaCl in water does not have freezing point equal to
इक्वल टू, पहला है माइनस का 0.186 डिग्री सेल्सियस और दूसरा है आपका माइनस का 0.372 डिग्री सेल्सियस। तो आपको केएफ जो है वाटर का दे रखा है, केएफ की वैल्यू दे रखी है आपकी 1.86, केएफ इज इक्वल टू 1.86। तो इनकी वैल्यूज़ निकालिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीआईसी मेन जो होने वाला इसमें आने के इसकी भी संभावना बहुत है। उसके बाद डिस्टिंग्विश करना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉर्मल वाटर एंड लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है एग्जाम में आने की। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन boiling point of normal water and distilled water। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको लगाइएगा जरूर, है ना। इसमें आप इजीली बता भी लेंगे कि आंसर की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, आंसर क्या हो सकता है, इसका आप इजीली बताएंगे, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। एक तो ये भी क्वेश्चन आपको वाई सम फिशेज स्पीसीज लाइक सैल्मन कैन नॉट सर्वाइव इफ़ द वाटर टेम्परेचर इज़ अबव 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये सैल्मन जो फिश है वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती, इसका भी आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा। व्हेन अ लेयर ऑफ डाइल्यूट बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज सेपरेटेड, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को भी मैंने सेलेक्ट किया हुआ। व्हेन अ लेयर ऑफ डाइल्यूट solution of barium chloride BaCl2 solution is separated from a layer of dilute solution of barium chloride is separated from a layer of concentrated solution of barium chloride BaCl2 by a layer of phenol, फिनॉल की लेयर से दोनों को अलग कर दिया गया है, ठीक है ना। phenol, level of phenol layer slowly rises, level of phenol layer rises slowly। क्यों, इस बात को एक्सप्लेन करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है। अगर फिनॉल की लेयर जो है, सपोज करते हैं, मैंने जो लिख रखा है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लेयर फिनॉल की हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेगी। फिनॉल की जो लेयर है वो इट एक्ट्स एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सिंपल सा यहाँ पर फिनोमिना आपको ये लगा देना है कि जो कंसनट्रेटेड बेरियम क्लोराइड है वो नीचे की तरफ लिया गया और बेरियम क्लोराइड जो डाइल्यूट है वो ऊपर की तरफ लिया गया। तो अब आप जान रहे हैं डाइल्यूट सोल्यूशन move towards the concentrated solution through semi permeable membrane। इट मीन्स लेवल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फिनॉल का लेवल डाउन होता चला जाएगा। यानी कि सिंपली आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द लेयर ऑफ द फिनॉल सॉल्यूशन एक्ट्स एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड द वाटर फ्रॉम द BaCl2 सॉल्यूशन मूव टू द concentrated solution of barium chloride। दिस इंडिकेट बाय द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द फिनॉल लेयर। फिनॉल लेयर का लेवल क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। फिनॉल लेयर राइजेस स्लोली, यहाँ पर लिखा हुआ इंक्रीजेस, ठीक है ना। इस बात को आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे चल लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 24 है द डेंसिटी। ये क्वेश्चन भी आने की संभावना है, बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोडियम थायोसल्फेट Na2
H2O3 solution is 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है? नंबर 1, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट की सीरीज में है। कैलकुलेट करना है परसेंटेज बाय वेट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट और दूसरा पार्ट इसका है इसी में द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट और तीसरा पार्ट इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है द मोलैलिटीज ऑफ Na पॉजिटिव एंड H2O3 डाई नेगेटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को आप करिए, इस क्वेश्चन को बार बार करिए, इस कैटेगरी के क्वेश्चंस को जरूर करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है, इन क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हों उनको भी सॉल्व कर लीजिएगा, जो N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2 पर डिपेंडेंट हो, जो क्वेश्चन M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 पे डिपेंडेंट हो, जो क्वेश्चन मोलैरिटी पे डिपेंडेंट हो और जो क्वेश्चन मोलैरिटी और मोलैलिटी पे डिपेंडेंट हो और जिसमें डेंसिटी का टर्म लगा हुआ हो, उन क्वेश्चन को आपको किसी की भी कीमत पर नहीं छोड़ना है, जरूर कर लेना है। और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन से जुड़ा हुआ मैंने क्वेश्चन आपको बता ही दिया, इस क्वेश्चन को भी आप करिएगा। और ये क्वेश्चन जितने भी आप कर रहे हैं ये सब क्वेश्चन वो है जो कंपटीशन में ऑलरेडी अगर आप पेपर उठा करके देखिएगा तो आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आप कर रहे हैं। इसी के बाद इसी सीरीज में अगर मैं एक क्वेश्चन और भी आपको बताना चाहूँ तो वो भी क्वेश्चन मेरे पास नोट है और वो क्वेश्चन है हमारे पास मोलैरिटी ऑफ H2SO4। ये क्वेश्चन भी अच्छा लग रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। मोलैरिटी ऑफ H2SO4 is 0.8 and its density is 1.06 gram per centimeter cube. What will be the concentration? What will be the concentration in terms of molality and mole fraction ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करना, इस कैटेगरी के जो भी आपको क्वेश्चन मिल पाए उनको आपको छोड़ना नहीं है, उनको जरूर करना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मदद करने वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपको मिल पाए मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब मैं इस बार मैंने जो ये दिया हुआ है इनके आंसर्स नहीं लगाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम जो भी सीरीज लेकर के आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को हम आंसर के साथ में आप तक पहुंचाएंगे। और अगर आप इसे बिल्कुल अच्छे से कर लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपके लिए एक बहुत यादगार दिन बनेगा क्योंकि आप उस समय GIC क्वालिफाई कर चुके होंगे। एक इस रिलेशन भी स्टेब्लिश करना होता है मोलैलिटी और मोलैरिटी में, तो एक रिलेशन भी यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ क्वेश्चन। establish the relation between molality and molarity। ये रिलेशन आपको मिल जाएगा, हो सकता है आपको पता भी है, लेकिन यहाँ स्टेब्लिश करना है, या फार्मूला नहीं लिखना है। फार्मूला तो आपको पता ही है, जो सिंपली फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू डी ऊपर रख देते हैं, नीचे 1 प्लस m इंटू मोलिकुलर मास अपॉन डिवाइडेड बाई 1000। ये फार्मूला तो ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन इसको आपको स्टेबल करना, डेराइव करना है इस फार्मूले को, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप करिएगा जरूर। उसके बाद 10 ml क्वेश्चन 30 तक मैं पहुँचाऊँगा।
28th क्वेश्चन हमारे सामने है और 28th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 ml ऑफ HCl। आप इनके आंसर्स मुझसे चेक करा लीजिएगा, 10 ml ऑफ HCl, क्योंकि अब हम लोग सॉल्व भी करेंगे लेकिन आज पहली टेस्ट सीरीज़ में आपको दे रहा हूं और पहली टेस्ट सीरीज़ आपसे शुरुआत कर रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि इसको मैंने अब इसके बाद जितने भी आंसर के साथ बात करेंगे हम लोग 0.1435 ग्राम ऑफ AgCl। तो हमारा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 10 ml ऑफ द HCl सॉल्यूशन गिव 0.143 ग्राम ऑफ द AgCl, ठीक है। व्हेन ट्रीटेड विद AgNO3, व्हेन treated with solution of AgNO3 के साथ में इसको अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो सॉल्यूशन, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ द एसिड सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी निकालनी है इसकी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, फाइंड द नॉर्मेलिटी पूछी जा सकती, क्योंकि नॉर्मेलिटी अक्सर पूछी गई भी है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसकी नॉर्मेलिटी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये आपको 28वां क्वेश्चन हो गया और क्वेश्चन नंबर 29 आप जरूर कर लीजिएगा। 29 क्वेश्चन जो है वो भी कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन भी सिंपल है लेकिन ये क्वेश्चन कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत करता है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ water having density 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन करते रहिए। 29 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं और 29 क्वेश्चन आप करने के बाद इनके आंसर्स मुझे भेज दीजिएगा और जो आंसर आपको लगता हो कि डिस्टरबेंस है उन आंसर्स पे हम अपना आपको व्यू देंगे कि हमारा आइडिया क्या है इन आंसर्स का। बाकी कुछ आंसर्स जो मुझे लगे मुझे बताने चाहिए तो मैंने आपको बताए, लेकिन जो मुझे लगना चाहिए कि आप कर सकते हैं वो क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए हुए हैं जो सॉलिड और सॉल्यूशन चैप्टर्स हैं। इसी चैप्टर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन और भी लेकर के आऊँगा आपके सामने, लेकिन तब तक ये क्वेश्चन आप तैयार करते रहिए। ये क्वेश्चन आपकी GIC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये सब नॉर्मल बुक से हट के क्वेश्चन हैं, इसलिए आप तक मैंने पहुँचाए हैं। इनकी प्रैक्टिस करने के बाद ग्रुप में आंसर डाल दीजिएगा। अगर आप ग्रुप में आंसर डालेंगे तो मैं उसको चेक कर दूंगा। आप लोगों को आंसर डालने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत इसलिए लगता है कि आपको शर्म लगेगी, यार कोई क्या कहेगा, मुझसे क्वेश्चन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ये सब चीज़ें आप न सोचिए, ग्रुप में क्वेश्चंस का आंसर डालिए और हम आपको करेक्शन करके देंगे कि आखिरकार इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। तो आप मेहनत करते रहिए बढ़िया से और तैयारी करते रहिए, फिर हम आपको मिल जाएंगे एक नई वीडियो में। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दिएगा, जिससे कि उनकी GIC की तैयारी जो चल रही है उसमें एक नया अध्याय जुड़ सके, ये क्वेश्चन उन तक पहुंच सके। ये रिलेशन शो करके देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन है, ये ना कहिएगा सर भी क्वेश्चन नहीं दिया। एक पेपर जो मैंने भी IAS का दिया था वो IAS का पेपर भी मैं आपको सॉल्व करके दूंगा और उस IAS के पेपर में आपको जरूर ये मिलेगा कि वाकई में उससे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन जाएगा नहीं, पक्का तय है। उस पेपर से क्वेश्चन 100% मिलना है, इसलिए उस पेपर को छोड़ना नहीं। उस पेपर को मैं सॉल्व भी कराऊंगा, लेकिन 1 तारीख के बाद। तब तक आप इसे कर लीजिए। आज 1 तारीख है, आपने ये पेपर कर लिया है और आज के दिन में आप इसको सॉल्व कर लीजिए और कल मैं आपको फिर एक नया पेपर दूंगा और उसके बाद हम लोग लाइन से चलते रहेंगे। 12 दिन में आपकी तैयारी परफेक्ट करा देंगे। तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए और आप पढ़ते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा।